Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical method by S.M Yusuf. Chapter number 6, exercise 6.4 है. Question number 3 है. Each of the following is matrix of linear transformation. T such that n dimensional space implies करे m dimensional space. Determine m and express T is term of coordinates. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अब क्या करना है, हमें ट्रांसफर मैट्रिक्स से हमने ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो फाइंड करनी है। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये वाली जो फॉर्म होती है ये हमने फाइंड करनी है। और ये हमें बताया गया है कि ये जो n है यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और m जो है ये नंबर ऑफ़ रॉज हैं। तो लिहाजा मैपिंग इस तरीके से है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इम्प्लाइज करेंगे नंबर ऑफ़ रॉज को। तो इस मैट्रिक्स से हमने ये चीज़ इस तरह की फॉर्म फाइंड करनी है ट्रांसफॉर्मेशन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने की एक डेफिनेशन भी बुक में दी हुई है और इसके अलावा इसको आप एज अ वर्किंग रूल भी ले सकते हैं कि किस तरीके से आप एक मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ मैट्रिक्स इज़ एन m क्रॉस n, मतलब कि m रॉज और n कॉलम का एक मैट्रिक्स है विद एंट्रीज जो हैं वो बिलोंग करती हैं फील्ड से, देन a रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t सच दैट, मतलब फिर जो a है ये जो मैट्रिक्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा t सच दैट fn, मतलब कि n फील्ड इम्प्लाइज करता है m डायमेंशनल फील्ड को, डिफाइंड बाय द इक्वेशन दिस, मतलब कि अगर ये चीज़ है क्या, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो ये हैं और जो नंबर ऑफ़ रॉज हैं वो ये, अगर ये फॉर्म है तो फिर जो आपकी इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होनी चाहिए। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन इनटू x इज़ इक्वल टू a ऑफ x। a जो है यहाँ पे ये मैट्रिक्स है और x जो है ये यहाँ पे बताया गया है वेयर x इज़ इक्वल टू दिस। एक कॉलम मैट्रिक्स है, इज़ अ कॉलम वेक्टर ऑफ, मतलब कि फील्ड जो है n डायमेंशन में उसका कॉलम वेक्टर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम यहाँ पे जाएं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 2 हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा और नंबर ऑफ़ जो रॉज हैं वो 3 हैं, तो यहाँ पे हमारा m रिप्लेस हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ इसके मुताबिक यहाँ पे t इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 2, तो 2 मतलब कि x1 और x2 आएगा ना एक कॉलम। इस तरीके से ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इस तरीके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि क्वेश्चन पार्ट 1 का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। लेट करें a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सिंस मैट्रिक्स a इज़ ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, मतलब कि 3 रॉज एंड 2 कॉलम, सो m इज़ इक्वल टू 3 एंड n इज़ इक्वल टू 2 इम्प्लाइज करेगा t सच दैट r 2 डायमेंशनल स्पेस इम्प्लाइज करता है r 3 डायमेंशनल स्पेस इज़ डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसी तरह, क्योंकि 2 जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो 2 हैं तो उसके मुताबिक ये एक आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको ये देखें एज इट इज़ a इंटू एक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आएगी। तो इसको आपको पता है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स वो हमारे पास आ गई है। इसी तरीके से पार्ट 2 है, ये एक मैट्रिक्स है, सिंस मैट्रिक्स A इज़ ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, सो m इज़ इक्वल टू 3 n इज़ इक्वल टू 3, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट 3 डायमेंशन स्पेस इम्प्लाइज करें 3 डायमेंशन स्पेस इज़ डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, और ये चीज़ आपके पास है। इसी तरीके से पार्ट 3 है, मैट्रिक्स since matrix A is of order 3 cross 5, so m is equal to 3 and n is equal to 5, that is transformation such that 5 dimension space implies करता है 3 dimension space को, is defined by this transformation of x is equal to f(x), x is equal to this
और a ऑफ x इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये है जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, या यहाँ रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट 3 डिमेंशन स्पेस इंप्लाइज करता है 3 डिमेंशन स्पेस को इज, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड करना है टी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको टी हमने मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड है वो यूज होना है यहाँ तक। नेक्स्ट है एंड इट्स मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, और ये जो हमारे पास डेफिनेशन आएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसके मुताबिक मतलब कि ये जो यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन आएगा टी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो हमारा सोल्यूशन आएगा इससे हमने ये जो बेसिस गिवन दी हुई हैं इनकी रिस्पेक्ट में हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो पहले जो है यहाँ तक काम करते हैं, फाइंड करते हैं टी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और नेक्स्ट हम जो सेकंड स्टेप है वो करेंगे। ये देखें ये टी है और टी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स पीछे मेथड की तरह। ठीक है, ये जब चीज़ आ गई है ये हमारा एक टी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास गिवन बेसिस जो है v1 v2 और v3, ये हमारे पास गिवन बेसिस है, या इन बेसिस के रिस्पेक्ट में हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये जब हमने ये जो मैट्रिक्स यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो मैट्रिक्स फाइंड किए थे वो हमने विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने कैसे फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 इज इक्वल टू दिस, मतलब कि आपने पहले v1 जो वेक्टर है गिवन जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो हमारे पास इसके मुताबिक मतलब कि इसको इसमें पुट करना है, तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास ये चीज़ आई है। ठीक है, हमारे पास ये वेक्टर आया है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है, सेकंड कोऑर्डिनेट -2 आया और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो -1 है। तो इस कोऑर्डिनेट को हमने विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस लिखना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमारे पास ये सोल्यूशन आता था, ये वेक्टर आता था, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस लिखते थे। लेकिन यहाँ तो हमने गिवन जो बेसिस है उनकी रिस्पेक्ट में लिखना है, तो इजीली तो हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको जनरेट करना है बाय द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन बेसिस। तो इसके लिए हमने लेट किया a1 a2 और a3। ठीक है, और v1 और v2 मतलब कि ये हमने लेट किया कि ये इससे जनरेट हो जाता है। ये कब जनरेट होगा, जब हम a1 a2 और a3 की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। तो हमने इनको जैसे हम पिछले एक्सरसाइज 6.3 में करते आए हैं इसी तरीके से हमने यहाँ से a1 a2 और a3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये देखें, इसको यहाँ पे अब जब इसकी इक्वेशन जब बनाई है हमने a2 + a3 इज इक्वल टू 3, a1 + a2 इज इक्वल टू -2 और 2a1 + a2 - 2a3 इज इक्वल टू -1। तो इनको आपने सॉल्व करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने a1 a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे पास आती है a1 इज इक्वल टू -11, a3 इज इक्वल टू -6 और a2 इज इक्वल टू 9। इसको हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देनी है a1 a2 और a3 की, और इसका आप सोल्यूशन निकाल के मतलब कि प्रूव कर सकते हैं कि ये जो इसकी कैलकुलेशन करने से ये वेक्टर के इक्वल आ जाता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो फिर ये इसको जनरेट करेगा, मतलब कि जो गिवन बेसिस हैं वो इस वेक्टर को जनरेट करेंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 ये आ गया। यहाँ पे अब v1 और v2 और v3 की वैल्यूज भी मतलब कि वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरीके से आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 मालूम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v3 मतलब कि v2 को पुट करना है और उसको विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस लिखना है इसी तरीके से, ये तरीका। ठीक है, उसमें आपने जब आपने v2 पुट करना है तो इस मतलब कि इसके लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख के उसकी a1 और a2 a3 वैल्यूज फाइंड करनी है
और अगर वो वैल्यूज आ जाती हैं तो उसको आपने इसमें पुट करना है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में पुट करके तो अगेन अगर पुट करेंगे तो आपके पास वो जो वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रांसफर इक्वेशन ऑफ V3 फाइंड करना है। अब जो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं -11, 9 और -6, ये होगा फर्स्ट कॉलम ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। -2, 2 और 0 ये होगा सेकंड कॉलम ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सॉरी 14, -11 और 9 ये होगा हमारा थर्ड कॉलम ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था।